कहानी की शुरुआत साल 1916 बैटल ऑफ दी सॉम से होती है, जहां फ्रांस की आर्मी जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रही थी, जिनमें दोनों ओर से काफी जान गंवानी पड़ी थी। वहां हम फ्रांस के कैप्टन को देखते हैं जो अपनी आर्मी के जवान के साथ था। तभी जर्मनी की आर्मी उन पर हमला कर देती है, जिसके कारण फ्रांस के कई जवान जख्मी हो जाते हैं और फ्रांस के कैप्टन को भी गोली लगती है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद कप्तान को एक मेडिकल टेंट में लाया जाता है। उनके पेट में 3 गोलियां लगी हुई थी। उसके बाद कैप्टन के पेट से गोली निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। डॉक्टर तीनों गोली बाहर निकालते हैं, पर कैप्टन के पेट के अंदर उन्हें चौथी गोली मिलती है, जो चांदी से बनी हुई थी और वो काफी बड़ी थी, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। पर कैप्टन इसके बारे में जानता था और वो उनको बताने वाला था, तभी वो अपना दम तोड़ देता है। अगले सीन में हमें एक औरत को देखते हैं जो किसी आदमी से मिलने आई हुई है, जहां वो एक फैमिली फोटो देखती है और तभी कहानी 35 साल पहले की दिखाई जाती है। ये साल 1881 होता है और ये औरत तब छोटी थी, जिसका नाम शार्लेट होता है और वो अपने भाई एडवर्ड के साथ खेल रही होती है। वहां हम इनके माता पिता को देखते हैं, जिनका नाम इसाबेल और सीमस लॉरेंट होता है। दरअसल सीमस के पास बहुत पैसा होता है और वो पैसा लोगों का जमीन हड़प कर कमाता था और उसका इस जगह पर राज चलता था। उधर ग्रामीण फ्रांस में एक रोबानी कबीले को हम देखते हैं, जहाँ उस कबीले की मुखिया अपने एक आदमी को सिल्वर कॉइन देती है और उसे कॉइन को पिघलाकर एक शेप देने को कहती है। तब वो आदमी ऐसा ही करता है और वो एक खतरनाक दांत बनाता है। उसके बाद कबीले की मुखिया उस दांत को लेती है और कहती है कि इसने हमारी सदियों से हिफाजत की है, और फिर वो दांत को एक जगह पर रखकर उस पर रिचुअल करने लगती है। दूसरी तरफ सीमस और कुछ लोग उसके घर में रोमानी कबीले के बारे में बात कर रहे होते हैं और इनकी बातें शार्लेट और एडवर्ड भी चुपके से सुन लेते हैं। वहाँ सीमस रोमानी कबीले को हथियाना चाहता था, जबकि वो जमीन उसकी नहीं थी। ऐसा करने से सीमस को कुछ लोग मना करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता और अगले दिन रोमानी कबीले में हमला करवा देता है और कबीले वालों को उधर से जाने को कहता है। जब वो लोग इनकी बात नहीं मानते तो ये लोग उनके कबीले को जला देते हैं और काफी लोगों को मार देते हैं। उसके बाद वो लोग कबीले की मुखिया और दांत बनाने वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और उन्हें सीमस के पास लाया जाता है। वहाँ सीमस के हाथ में वो दांत लग जाता है। तब वो मुखिया से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम काला जादू करके जमीन ले लोगी? जिसके बाद सीमस उन्हें मरवाने को कहता है। तब पहले उस आदमी के हाथ पांव काट दिए जाते हैं और अन्य रोमियो को वार्निंग देने के लिए एक स्केयरक्रो के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, ताकि जमीन पर कोई भी अपना दावा ना करे। और रोमानी मुखिया को उसी मिट्टी में चांदी के दांतों के साथ जिंदा दफना दिया जाता है। पर वो मुखिया दफनाते समय धमकी देती है और इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा, ये कहकर मंत्र पढ़ने लगती है। अगले सीन में शार्लेट सपने में उसी जगह पर होती है जहां उस मुखिया को दफनाया गया था। तभी वो स्केयरक्रो जिंदा हो जाता है और स्केयरक्रो के डर से वो सपने से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम एक बार में जॉन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो उस रोमानिया कबीले को ढूंढने आया था, जहां जॉन की मुलाकात एल्फ्रेड नाम के आदमी से होती है, जो उसे बताता है कि कबीले वालों के साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, जो बाहर खेल रहा होता है। तभी उसे जंगल के पास से कुछ आवाज आती है, जिसके पीछे पीछे वो चला जाता है और एडवर्ड उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कबीले के मुखिया को दफनाया गया था। वो जमीन खोदने लगता है और उस दांत को बाहर निकालता है, जिसके चलते वो औरत की आत्मा बाहर आ जाती है और बड़ी होने लगती है। वो उड़ते हुए उसके पास आने लगती है। तब एडवर्ड जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो अपने घर के बाहर होता है, क्योंकि वो नींद में चलकर यहाँ पर आ गया था। फिर उसे घर के अंदर ले जाया जाता है। अगले सीन में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हम एडवर्ड के दोस्त को देखते हैं, जो काफी परेशान होता है और वो उन सभी बच्चों को अपने साथ उसी जगह पर ले जाता है जो उसने सपने में देखा था। दरअसल ये सब एडवर्ड और शार्लेट सहित शहर के सभी बच्चे स्केयरक्रोज और चांदी के दांतों के बुरे सपने से ग्रस्त हो गए हैं। तभी एडवर्ड के दोस्त को चांदी के दांत खोदने की इच्छा हुई और वो उसी जगह को खोदने लगता है और उस दांत को बाहर निकाल लेता है। एडवर्ड उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के पर कोई ताकत हावी हो गई थी। वो अपने मुंह में नुकीले दांत डाल देता है और फिर एडवर्ड के पास आते ही एडवर्ड का गला काट लेता है, जिसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और उधर से घबराते हुए भाग जाते हैं। एडवर्ड की बहन घर आकर सबको बताती है कि एडवर्ड घायल हो गया है, जिसे सुनकर सीमस फौरन घायल एडवर्ड को जंगल से घर लाता है और बच्चे उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बुरे सपने के बारे में नहीं बताया था और ना ही उन्हें आज जो हुआ उसके बारे में पता है। इसके बाद शार्लेट रात में सो रही होती है। तभी वो सपने में उस स्केयरक्रो के पास होती है, जहाँ वो आदमी जिंदा हो जाता है, जो देखने में काफी डरावना लग रहा होता है। तभी डर के मारे उसकी आंख खुलती है। तभी शार्लेट को एडवर्ड की चीख सुनाई देती है। वो उसके कमरे में जाती है, जहाँ एडवर्ड को किसी तरह के टेंटिकल्स ने जकड़ा हुआ था और वो चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर शार्लेट घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स को बुलाने जाती है।
पर वो लोग उसके रूम में जाते हैं। तब एडवर्ड वहां पर नहीं होता है, जिसके बाद सीमस अपने लोगों की मदद से रात के गहरे अंधेरे में एडवर्ड को ढूंढना शुरू करता है, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। ढूंढते हुए कुछ दिन बीत गए होते हैं, पर अभी तक एडवर्ड का कोई पता नहीं चलता है। अगले सीन में शार्लेट चर्च में अपने भाई के लिए प्रे कर रही होती है। वहां उसे एडवर्ड का दोस्त मिलता है जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई थी, पर वो दावा करता है कि उसे दांत पहनने के बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। जब शार्लेट ने उससे पूछा कि उसने चांदी के दांतों के साथ क्या किया, तो उसने खुलासा किया कि उन्हें चर्च में छुपा दिया था। उधर वो बाइबल से पढ़ के बताता है जुडास को सिल्वर कॉइन दिया गया था। ये वही कॉइन है जो मुखिया के पास था और इसी कॉइन से दांतों को बनाया गया था। दरअसल बाइबल के हिसाब से 30 सिल्वर कॉइन श्रापित है और इसी वजह से मुखिया ने इसका इस्तेमाल करके उस दांत को बनाया था। और वो बताता है कि उसने सपने में बहुत ही खौफनाक चीजें देखी हैं। उनके बड़ों ने जो भी किया उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। इसके बाद एडवर्ड का दोस्त बाहर आता है, जहां वो जंगल में एडवर्ड को भागता देखता है। तभी एक अदृश्य जानवर उस पर हमला करता है। तब वो एक खाली झोपड़ी में छुप जाता है और कुछ देर के बाद एक जानवर आता है और जल्द ही उसे मार देता है। दूसरी तरफ सीमस के घर में जॉन आता है और वो अपने दोस्त के कहने पर सीमस के बेटे को ढूंढने आया था। और फिर जॉन एडवर्ड को जंगल में ढूंढना शुरू करता है, जहां जॉन को एक झोपड़ी में एडवर्ड के दोस्त की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी पर वुल्फ के हमले के निशान थे और उस पर बुरी तरह से हमला किया गया था। उसके बाद जॉन सीमस से मिलता है और उनके घर पर छानबीन शुरू कर देता है। उसके बाद रात में जब जॉन सो रहा था, यहाँ उसे भी वही सपना आता है जो बच्चों को आया करता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद जॉन सीमस के घर जाता है, जहाँ उसे एडवर्ड के खून का दाग दिखता है और वो खून पर एग्जामिन शुरू करता है और उस खून को अपने ब्लड से मैच करता है। अब वो मैच नहीं होता, जो कि काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि इंसान का खून का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तभी बाहर से डरावनी आवाज आती है। जब जॉन गन लेकर बाहर जाता है, तब तक वो जा चुका था। अगले दिन सीमस जॉन को बाकी टाउन के लोगों से मिलवाता है और बताता है कि घर में एक जंगली सुअर घूम रहा है, इसलिए जॉन हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया है। और जॉन उनसे कहता है कि आप लोग घर में ही रहा करें। उसके बाद 3 लोग खेत की तरफ जा रहे थे, जहाँ उन पर जानवर द्वारा हमला किया जाता है। ये क्रिएचर देखने में काफी खतरनाक होता है, साथ ही बहुत बड़ा होता है, जो देखने में वुल्फ जैसा होता है। वो बुरी तरह से उन पर वार करता है, जिसके कारण 2 लोग मारे गए, लेकिन तीसरी लड़की गंभीर रूप से अपंग हो गई और शहर से लौटने में सफल रही। और फिर वो सबको क्रिएचर के बारे में बता देती है। उधर जॉन को उस लड़की के बारे में पता चलता है कि जानवर के हमले से वो बच गई, लेकिन उसे काट लिया है। तब जॉन तेजी से शहर की ओर उस लड़की के घर जाता है, लेकिन उससे पहले वो उधर से भाग चुकी थी। वहाँ बिस्तर पर खून लगा होता है। ये सब देखकर जॉन सीमस से कहता है शहर के लोग की जान खतरे में है, और जॉन का कहना है कि जो भी क्रिएचर के संपर्क में आता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और सभी लोगों को हमें चर्च के अंदर रखना चाहिए। दूसरी तरफ वो लड़की जो बचकर क्रिएचर से भागी थी, वो जंगल में पानी पीने के लिए तड़प रही होती है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी थी। वहाँ अचानक टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। तब वो पानी में कूद जाती है और वो टेंटिकल्स उसे पूरी तरह पकड़ लेते हैं। अगले सीन में जॉन सीमस की बीवी इसाबेल से बात कर रहा था और जॉन उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है, जहां जॉन खुलासा करता है कि जब वो अपने फैमिली के साथ अपने शहर में था, तब उसकी पत्नी और बेटी को एक ऐसे जानवर ने मार डाला था, जिसकी वजह से वो इस कबीले वालों को ढूंढ रहा है। पर जॉन को बाद में पता चला कि असल में कबीले वालों ने जॉन की जमीन को श्राप दिया था और कबीले वालों ने मुझसे कहा था कि देखा, हमारा श्राप पूरा हो गया। और जॉन कहता है मैं कबीले वालों को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि आगे मैं किसी के संग ऐसा होने नहीं देना चाहता हूँ। ये सब सुनकर इसाबेल सरप्राइज हो जाती है और जॉन को बता देती है सीमस ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर किया। तभी सीमस वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक लेता है। अगले दिन जॉन जंगल में जाता है, जहाँ एडवर्ड के दोस्त की लाश मिली थी और वो क्रिएचर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा देता है। तभी उसके सामने वो क्रिएचर आ जाता है और उसे मारने वाला होता है, पर जॉन उस प्राणी को फंसाने और मारने में सफल हो जाता है। उसके बाद जॉन लाश को सीमस के पास लाता है और उस डेड बॉडी को चेक करता है। जीव का पेट काटने से वो जख्मी लड़की बाहर निकलती है, जो गुस्से में चिल्ला रही होती है और वो उन पर हमला करने ही वाली थी। वहाँ उसके रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, जो इस लड़की की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। जॉन उनको बताता है कि उसे बचाया नहीं जा सकता और वो लड़की को गोली मारकर हत्या करने का आदेश देता है, जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं। यहाँ सीमस काफी डरा हुआ है, जिसे देखकर जॉन को उनके ऊपर शक होता है। तब वो उनसे पूछता है क्या मुझे कबीले वालों का दिया हुआ श्राप लग रहा है और तुमने ही कुछ किया है, जिसके बाद सीमस जॉन को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर जॉन उस पर गुस्सा हो जाता है। दरअसल उस कबीले के मुखिया ने पूरे शहर को श्राप दे दिया था। जॉन बताता है क्रिएचर का सबसे पहला हमला एडवर्ड ने किया था, इसलिए वो क्रिएचर बनकर जंगल में घूम रहा है और इस संक्रमण के कारण लोग पीड़ित प्राणियों में से एक बन जाते हैं। वहाँ सीमस को एहसास होता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो सभी क्रिएचर्स को मार के खत्म कर देगा
अगले दिन सीमस अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जॉन शार्लेट से उस दिन के बारे में पूछता है जिस दिन एडवर्ड के ऊपर हमला हुआ था। तब शार्लेट उसे सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि वो दांत चर्च में एडवर्ड के दोस्त ने छुपा दिया था। जॉन शार्लेट से पूछता है कि मेरे पास एक बाइबल का पेज मिला था जिसमें लिखा था जो सिल्वर कॉइन को पिघलाता है वो खुद को पिघलाता है, और वो कॉइन उस कबीले के मुखिया के हाथ लग गया था जो एक तरह से बहुत पावरफुल था। उसके बाद जॉन शार्लेट के साथ चर्च में जाके उस दांत को उठा लेता है और फिर जॉन ने उस दांत को 4 चांदी की गोलियों में पिघला दिया और वो क्रिएचर को सिल्वर की गोली मारकर खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ सीमस की नौकरानी जब कपड़े उठाने के लिए बाहर आती है तब जानवर नौकरानी के ऊपर हमला करता है जो दिखने में काफी खौफनाक था, जिसे देखकर नौकरानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी क्रिएचर उसे काटता है पर वो जैसे तैसे खुद को बचाती है और अपने आप को मल्लम पट्टी करती है और वो सबसे इसके बारे में छुपाती है। वहाँ सीमस भी अपने लोगों के साथ बिना कोई शिकार करे खाली हाथ वापस आ गया था। उधर जॉन को पता चल गया था कि सीमस के घर में कोई इन्फेक्टेड है, इसलिए वो सीमस से इस बारे में पूछता है पर वो उसे जाने को कहता है। जॉन कहता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो तुम्हारी गलती है, तुमने कबीले वालों की जमीन जबरदस्ती हड़प ली। और जॉन सीमस से कहता है तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो क्रिएचर खुद तुमसे बदला लेने आएगा। दरअसल ये जमीन कबीले वालों की थी और उन्होंने इस जमीन पर एक श्राप रखा था कि जो कोई भी उनकी जमीन पर कब्जा करेगा तब वो क्रिएचर उन पर अटैक करेंगे। उसके बाद जॉन सीमस के घर में होता है और गन में गोली भर रहा होता है। वहाँ सीमस नौकरानी के कमरे से आवाज सुनता है। जब वो उसके कमरे में जाता है तो वहाँ पर नौकरानी घात लगाई बैठी होती है और वो सीमस पर हमला कर देती है। अब वो क्रिएचर बन चुकी थी। सीमस के हाथ से मोमबत्ती गिर गई जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। सीमस क्रिएचर को सफलतापूर्वक गोली मार देता है, लेकिन क्रिएचर ने पहले ही सीमस को काट लिया होता है। वहाँ जॉन भी आ गया होता है पर आग के धुएं के कारण उसे सही से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब जॉन को इसाबेल बताती है सीमस बाहर गए हैं। तब जॉन उन्हें अपनी बेटी को लेकर चर्च में जाने को कहते हैं। वहाँ जॉन को एक जगह पर सीमस मिल जाता है पर उन्हें पता है कि वो इन्फेक्टेड है, इसलिए वो खुद को आग के हवाले कर देता है। इसके बाद जॉन शार्लेट और इसाबेल को लेकर चर्च में जाने लगता है। तभी इनके पीछे एक क्रिएचर पड़ जाता है, लेकिन जब जॉन उस पर गन तान देता है तो वो भाग जाता है और फिर वो तीनों चर्च में आ जाते हैं। वो सभी लोगों को बताते हैं कि सीमस की जान चली गई है। वहाँ एक आदमी जॉन से कहता है कि हम सब कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, हमें बाहर निकालकर उस क्रिएचर को खत्म करना चाहिए। पर जॉन उसे समझाता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं है। वो आदमी कहता है कि तुम कैसे क्रिएचर से बचकर यहाँ पे आ गए। जॉन कहता है मेरे पास सिल्वर गोली है जिससे वो डरते हैं। उसके बाद रात में जब सभी सो रहे होते हैं वहाँ इसाबेल प्रार्थना करने जाती है और जब बाहर से वो एडवर्ड की आवाज सुनती है वो बैरिकेड चर्च के दरवाजे के बाहर से एडवर्ड को आवाज देकर उसे बुलाती है। इसाबेल बैरिकेड को हटा देती है जिससे उग्र जानवर चर्च में घुस गया और शहरवासियों का नरसंहार करने लगा और एक एक करके वहाँ सब पर हमला करने लगा। वहाँ जॉन जानवर को चांदी की गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसाबेल जानबूझकर इसके और जानवर के बीच में खड़ी हो जाती है। तभी जैसे ही उग्र जानवर इसाबेल को मारता है जॉन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो इसाबेल और जानवर पर गोली मारने पर मजबूर होता है और फिर दोनों फर्श पर गिर जाते हैं और जैसे ही इसाबेल मर जाती है तब वो श्राप खत्म हो जाता है। एडवर्ड अपने इंसान के रूप में वापस आ जाता है। इसाबेल रोते हुए बेटे को गले लगाते हुए मर जाती है। हमने जो कहानी की शुरुआत में जो घातक रूप से घायल फ्रांसीसी कप्तान देखा था वो एडवर्ड होता है। दरअसल चर्च में एक प्राणी बच्चे के रूप में गोली मारे जाने के बाद से चांदी की गोली एडवर्ड के अंदर फंसी हुई थी। उसके बाद एडवर्ड और शार्लेट के माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, इसलिए जॉन एडवर्ड और शार्लेट की देखभाल करता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ चांदी की गोली निकाले जाने के साथ एडवर्ड की ऑपरेटिंग टेबल पर मृत्यु हो जाती है। उधर वो औरत शार्लेट होती है जो किसी आदमी से मिलने आई थी। वो जॉन होता है जो बिस्तर पर पड़ा पड़ा बूढ़ा हो गया होता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।